गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बेटा हमारे एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट भी कर दिया था, इट्स कैपिटल बजटिंग। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस। जिस क्लासेस में भी बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेम का पेपर है। कैपिटल बस्टिंग जो टॉपिक मैंने पढ़ाया और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बेटा, पहले आप अपने प्रीवियस वीडियोस को कंप्लीट करें और उसके बाद ही आज वाले वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। प्रीवियस क्लासेस तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था बेटा? अब तक मैं आपको कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन क्या होती है बता चुका हूँ। इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो मैंने आपको वन लाइन में समरी बताई थी। दिस टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। पूरा का पूरा चैप्टर कैपिटल बस्टिंग इज नथिंग। कैपिटल बस्टिंग बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? इन्वेस्टमेंट। और इस पूरे चैप्टर में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो दो ही जगह होगा, या तो मशीन्स में या फिर प्रोजेक्ट में। ये सारा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद बेटा मैंने इस टॉपिक का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू किया था। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज व्हाट, हमने क्या किया था बेटा? दो चीज़ों पे फोकस किया था कि कुल मिला के दो वर्ड्स थे, दो टर्म्स थी, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। मैंने कहा था जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होगा आपको बेटा इन दोनों टर्म्स पे फोकस करना है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इनका मतलब होता है आना यानी इनकम और आउट का मतलब होता है जाना यानी एक्सपेंडिचर। मैंने कहा था जिस मशीन की जितने साल लाइफ होती है वो मशीन उतने ही साल हमें पैसा कमा के देती है। किसी मशीन की लाइफ बेटा 5 ईयर है तो वो 5 साल आपको कमा के देगी, और जो मशीन हमें कमा के देगी उसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं कैश इनफ्लो। और दूसरा वर्ड था बेटा कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मीन्स हमने आपको बताया था कि मशीन कमा के कब देगी? जब पहले हम उसको खरीद के लाएंगे, और मशीन को परचेज करने में क्योंकि हमारा पैसा खर्च होगा, इसी को हम बोलते हैं बेटा एफएम की लैंग्वेज में कैश आउटफ्लो। जिसमें हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में इनफ्लो की कैलकुलेशन में आपको करवा चुका था। एक 2 मिनट का क्विक रिकैप कर लेते हैं, वो भी इसलिए कि वहाँ पे जाते जाते लास्ट वीडियो में हमने आपको एक लॉजिक पे पॉइंट अटका दिया था कि वो लॉजिक क्या है, और वो लॉजिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए एक शॉर्ट रिकैप करा रहा हूँ प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हाउ टू कंप्यूट कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो को हम कंप्यूट कैसे करते हैं, तो सुनिए बेटा। सबसे पहले मैंने आपको कैश इनफ्लो की जो कैलकुलेशन हमने आपको बताई थी वो ऐसे बताई थी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो पहले पैसा आता है वो कहाँ से आता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बेटा पैसा आता है सेल के थ्रू। और सेल का हमने एक नेम और बताया था, इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टोटल कलेक्शन आपके काउंटर पे कितना आया। अभी थोड़ा सा फास्ट रिकैप करेंगे बिकॉज प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्स में से बेटा हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए थे, लेकिन हमने 2 एक्सपेंसेस को छोड़ दिया था। एक्सेप्ट 2 एक्सपेंस कौन से थे? एक था बेटा डेप्रिसिएशन और एक था बेटा टैक्स। 2 एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट नहीं किया था। जब हमने सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारा अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन निकली, कैलकुलेट हुआ फिगर, वो क्या हुआ? वो फिगर कैलकुलेट हुआ जैसे रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन हमने 2 एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया, एक डेप्रिसिएशन का और एक टैक्स का। बेटा सबसे पहले इसमें से हमने आपको सब्ट्रैक्ट करवाया था डेप्रिसिएशन, और जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारा स्टेटमेंट आया था नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन
बट बिफोर टैक्स हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन हमने गवर्नमेंट को अभी तक टैक्स पे हम लोगों ने नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने बेटा गवर्नमेंट को पे किया था टैक्स, और जैसे ही आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था तो आपका स्टेटमेंट आया था बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। दोनों चीजों का हम पेमेंट कर चुके। थोड़ा सा फास्ट बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेशन मैंने बहुत डिटेल बताई है, ठीक है, तो वहां जाके देख सकते हैं। लॉजिक आज में डिस्कस करना है, सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो पहले आपने डेट माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन के बाद बेटा आपने टैक्स माइनस कर दिया, और वापस से जैसे ही हम दोनों का पेमेंट करते थे तो हमने कहा था वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना, और जैसे अपन डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड करते हैं बेटा इसी को हमने एफएम की लैंग्वेज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हमने इसको बोला था बेटा कैश इनफ्लो, ठीक है। अब प्रश्न कितना सा है, लॉजिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां पर हमने छोड़ा था। लॉजिक इज व्हाट कि हमने इस पूरे स्टेटमेंट में, सर स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस को भी हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, आपको याद हो मैंने एक्सपेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा, एक वेरिएबल एक्सपेंस और एक हमने किया था बेटा फिक्स्ड एक्सपेंस। एक होता है वेरिएबल, एक होता है बेटा फिक्स। प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग। तो सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए, आपका कैश इनफ्लो कंप्यूट हो जाएगा। और हमने यही कहा था बेटा आपको इस चैप्टर में कितनी परफेक्ट कमांड है, आपको फॉर्मूले कितने ढंग से आते हैं, लेकिन यदि आप स्टेटमेंट को एग्जाम में ढंग से कैरी नहीं कर पाए तो वहां आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास की बात के लिए बेटा केवल और केवल लॉजिक के लिए। तो प्रश्न इतना सा था बेटा कि सर हमने डेप्रिसिएशन को पहले माइनस किया और फिर हमने डेप्रिसिएशन को वापस से प्लस किया, ऐसा क्यों? सर माइनस ही करना था तो अगेन आपने प्लस क्यों किया? तो बेटा अब इसका लॉजिक ढंग से आपको समझना है। यू हैव फुली फोकस ऑन द बोर्ड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज बी फोकस ऑन द बोर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमने माइनस किया तो क्यों किया, प्लस किया तो क्यों किया। अब सुनिए बेटा, इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मैंने आपके सामने दो केसेस बनाए, केस 1 केस 2। पहले आपको आंसर देता हूं इसका और फिर इसको भी एग्जाम्पल समझाता हूं। बेटा आपसे कोई भी पूछे कि सर आपने डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया, तो बेटा उसको एक छोटा सा आंसर देना, टैक्स की सेविंग। डेप्रिसिएशन को माइनस करने से टैक्स की सेविंग होती है बेटा। सर कैसे होती है टैक्स की सेविंग? आइए प्रूफ करते हैं। मान लीजिए आपने जैसे ही बेटा सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया तो आपका नेट प्रॉफिट आया, लेट इट बी 5 लाख। आई अगेन रिपीट, सेल्स में से जैसे ही आपने सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका नेट प्रॉफिट आया 5 लाख रुपीस। कितने लाख रुपीस आया बेटा? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख आया तो अब सुनिए, 5 लाख में से हम सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस को माइनस करते हैं? सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, बस दो ही एक्सपेंस हमने छोड़े थे, एक डेप्रिसिएशन और एक टैक्स। मान लेते हैं बेटा पहले केस में आपका डेप्रिसिएशन है 0 और अगले केस में आपका डेप्रिसिएशन का हम फिगर ले रहे हैं 1 लाख। मुझे बताओ, जब बेटा 5 लाख में से 5 लाख में से हम 0 अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बचेगा? तो बेटा आपका जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा वो 5 लाख का 5 लाख ही बचेगा, ठीक है। लेकिन अगले केस में यदि मैं 5 लाख में से 1 लाख रुपीस अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दूं डेप्रिसिएशन के नाम से, तो मेरा प्रॉफिट बचा अब केवल और केवल 4 लाख रुपीस। तो पहले केस में हमने डेप्रिसिएशन के नाम से बेटा 0 अमाउंट माइनस किया है और अगले केस में हमने डेप्रिसिएशन के नाम से 1 लाख रुपीस का फिगर माइनस किया है।
पहले केस में क्योंकि डेप्ट 0 है तो प्रॉफिट 5 लाख का 5 लाख रहा, लेकिन अगले केस में क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1 लाख है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब अगला स्टेप, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम गवर्नमेंट को चुकाते हैं बेटा टैक्स। मान लेते हैं गवर्नमेंट को हमको जो टैक्स पे करना है बेटा इट्स 50% की रेट से। कितने परसेंट की रेट से हमको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को? इट्स 50% की रेट से हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, 50% की रेट से यदि आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो अब 50% किसका पे करेंगे हम? तो नेचुरल सी बात है बेटा, जो प्रॉफिट बचा है उसी पे हम गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, पहले केस में आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटा? तो पहले केस में आपका जो प्रॉफिट है वो है बेटा 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस आपका प्रॉफिट है तो 5 लाख का बेटा 50% गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे किया 2,50,000। बट इन सेकंड केस योर प्रॉफिट ओनली इट्स 4 लाख रुपीस, तो बेटा 4 लाख रुपीस का 50% सर कितना होगा? इट्स 2 लाख रुपीस। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जब पहले केस में हमने डेप्रिसिएशन का कोई फिगर माइनस नहीं किया तो हमारा जो प्रॉफिट था वो सेम टू सेम रहा बेटा, 5 लाख का 5 लाख। और जब हमारा प्रॉफिट सेम रहा 5 लाख का 5 लाख तो हमें पूरे 5 लाख पे ही गवर्नमेंट को बेटा टैक्स पे करना पड़ा, और टैक्स हम गवर्नमेंट को चुका रहे हैं 50% की रेट से। तो सर 5 लाख का 50% होता है इट्स 250। लेकिन वही जब अपन ने बेटा अगला एग्जांपल देखा तो हमने यहाँ डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपीस सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका प्रॉफिट हो गया कम, यानी प्रॉफिट आपका केवल और केवल 4 लाख रुपीस रह गया। और हमें अब जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो बेटा 4 लाख का 50% 2 लाख रुपीस करना है। तो इन दोनों केसों को देख के आपको ये पता लग गया कि इन केस नंबर 1 आपने जो टैक्स का अमाउंट पे किया गवर्नमेंट को बेटा वो 250 किया, और इन अगले केस में आपने गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया इट्स ओनली आपने 2 लाख रुपीस किया। यानी 50,000 रुपीस की सेविंग आपको बेटा सीधे सीधे दिख रही है। आपको 50,000 की सेविंग बेटा सीधे सीधे आपको दिख रही है। तो आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाई वी सब्ट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर डेप्रिसिएशन को माइनस करते ही हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, और जब हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे स्टेटमेंट में हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? टैक्स को बचाने के लिए। ठीक है, पहला आंसर आपको क्लियर हो चुका। फर्स्ट केस में डेप 0 माइनस किया था, प्रॉफिट एज इट इज रहा, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। सेकंड केस में डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस किया, प्रॉफिट कम हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स भी कम पे करना पड़ा। अब आते हैं बेटा अगले लॉजिक, सर नेक्स्ट लॉजिक की तरफ। सर नेक्स्ट लॉजिक क्या है? मुझे बताओ बेटा 5 लाख में से आपने 250 माइनस किया तो प्रॉफिट बचा 250, और यहाँ 4 में से 2 आपने माइनस किया तो आपका प्रॉफिट बचा 2 लाख। अब मुझे बताइए आप किस चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा? कैश इनफ्लो। और ये हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं केवल और केवल कितने ईयर्स की होती है। तो ध्यान रखना बेटा, कैश इनफ्लो की जो कैलकुलेशन होती है वो केवल और केवल 1 ईयर की होती है। क्यों होती है 1 ईयर की? हर साल हमें क्यों करनी पड़ती है कैलकुलेशन? क्योंकि बेटा किसी भी कंपनी की सेल हर साल सेम नहीं हो सकती, किसी भी कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं हर साल सेम नहीं हो सकते, इसलिए ये कैलकुलेशन हमें एवरी ईयर करनी होती है। तो हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं? सर कैश इनफ्लो। सर कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि हमने एक साल में नेट पैसा कितना कमाया।
अब दोनों एग्जाम्पल की फिगर्स आपके सामने हैं बेटा। यदि मैं आपसे पूछूं इन केस नंबर 1, क्या आपकी एक साल की नेट इनकम 2,50,000 है क्या मैं इसको आपकी नेट इनकम बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको आपके लिए कैश इनफ्लो बोल सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों सर, क्या हमारी एक साल की नेट इनकम 250 है? बिल्कुल है सर। 250 आपकी नेट इनकम और 250 आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। तो मुझे बताओ 250 और 250 आपका 5 लाख रुपीस होता है या नहीं होता? और आपने बेटा अल्टीमेटली फाइनली 5 लाख रुपीस ही अर्न किए थे। आई अगेन रिपीट कि मैंने आपसे पूछा इन केस नंबर 1, क्या आपने एक साल में नेट पैसा 2,50,000 कमाया या नहीं कमाया? तो आपका आंसर होगा सर यस, हमने 250 कमाया। क्योंकि 250 हमने कमाया, 250 हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट या इनकम है नेट वो 5 लाख रुपीस ही थी। लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपसे अगले क्वेश्चन में पूछूं कि बेटा आपकी एक साल की नेट इनकम 2 लाख रुपीस है क्या? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों नहीं होगा? तो उसका इतना सा आंसर है बेटा कि एक साल में आपने यदि 2 लाख रुपए की आपकी नेट इनकम है तो 2 लाख आपकी इनकम बची और 2 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया, तो ये तो बेटा 4 लाख ही होता है। जबकि आपने कमाए तो कितने थे बेटा? 5 लाख रुपीस। तो सेकंड केस में हमारा आंसर मैच नहीं कर पा रहा। फर्स्ट वाले में हमारा मैच कर गया था 250 और 255 लाख, लेकिन सेकंड वाले केस में हमारा आंसर मैच नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आ रहा है 4 लाख। अब यदि बेटा इस 2 लाख रुपीस में मैं वापस से डेप्रीशिएशन का अमाउंट ऐड बैक कर दूं तो मेरी एक साल की नेट इनकम आएगी बेटा 3 लाख रुपीस। मेरा एक साल का कैश इनफ्लो आएगा 3 लाख रुपीस। और अब यदि मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो 3 लाख मेरी इनकम है एक साल की नेट और प्लस 2 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया था, तो 3 लाख और प्लस 2 लाख, तो आपका नेट इनकम जो है बेटा साल की वो आपकी 5 लाख रुपीस थी। आपने प्रॉफिट 5 लाख रुपए ही कमाया था, लेकिन उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ा। तो अब क्वेश्चन इतना सा रेज हुआ कि सर डेप्रीशिएशन माइनस किया, उसका आंसर आपने बताया टैक्स को बचाने के लिए, और वो हमको समझ में भी आ गया कि जैसे ही हमने डेप्रीशिएशन का अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हुआ तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी कम पे करना पड़ा। लेकिन सर आपने वापस से डेप्रीशिएशन को ऐड बैक क्यों किया? अब इसका आंसर सुन लीजिए बेटा, 2 आंसर हैं। नंबर 1 इज लॉजिकल एंड नंबर टू इज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? तो सुनिए बेटा, डेप्रीशिएशन को आपसे कोई भी पूछे कि वापस से ऐड बैक क्यों करते हो, तो पहला इसका लॉजिक है बेटा कि डेप्रीशिएशन कौन सा एक्सपेंस होता है, इट्स नॉन कैश। क्या बोला बेटा मैंने? डेप्रीशिएशन कौन सा एक्सपेंस होता है, इट्स नॉन कैश। सर नॉन कैश का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट हम कभी भी कैश में नहीं करते। आई अगेन रिपीट, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका पेमेंट हम कभी भी कैश में नहीं करते। क्या बेटा आप कभी भी डेप्रीशिएशन का किसी को पेमेंट करके आते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं। मान लीजिए आपने कोई कार परचेज करी 10 लाख रुपीस की, क्या एक साल बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस रहेगी? ऑन पेपर नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, और उसी रिडक्शन को हम अकाउंट की लैंग्वेज में डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं तुम्हारी कार की वैल्यू एक साल बाद 9 लाख रुपए रहेगी, तो क्या तुमने किसी को 1 लाख रुपए का पेमेंट किया? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो बेटा डेप्रीशिएशन का क्या आपको लॉजिक बताया? यही लॉजिक बताया कि डेप्रीशिएशन होता है नॉन कैश आइटम, ऐसा खर्चा जिसका हमने पेमेंट ही नहीं किया। और जब तुमने पेमेंट ही नहीं किया तो बेटा वापस से उसको अपनी इनकम के अंदर ऐड बैक करो। सर पहले वाले क्वेश्चन में आंसर इसलिए आ गया था
क्योंकि उसका कारण था जब हमने कोई डेप्रीशिएशन माइनस ही नहीं किया तो हम वापस से प्लस क्यों करें, इसलिए आपका आंसर मैच कर गया था। आपकी एक साल की जो नेट इनकम थी वो 250 आ गई थी। 250 हमने एक साल में कमाया और 250 आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो आपने 5 लाख रुपए ही कमाए थे। लेकिन यही जब हमने अगली केस में एग्जांपल लिया तो यहाँ पर आ रहा है बेटा 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज 2 लाख आपके पास प्रॉफिट बच रहा है गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने के बाद। 2 लाख आपने गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया, टोटल 4 लाख हैं, लेकिन इसमें 1 लाख का एक्सपेंस ऐसा था जिसका तुमने किसी को भी पेमेंट नहीं किया, तो उसको भी वापस से इनकम के अंदर ऐड बैक कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना सा, दो बेसिक से लॉजिक थे कि आपसे कोई भी पूछे कि सर डेप्रीशिएशन को माइनस क्यों करते हैं, तो इतना सा आंसर है टैक्स को बचाने के लिए। सर टैक्स कैसे बचता है, जैसे ही डेप्रीशिएशन का अमाउंट माइनस करोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट को हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। सर अगेन ऐड क्यों करते हैं डेप्रीशिएशन, तो 2 आंसर। पहला लॉजिकल आंसर जो आपको बताया, जैसे आप बोलोगे इट इज़ ए नॉन कैश आइटम, तो जिसने भी आपसे क्वेश्चन रेज किया है उसको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या है। लेकिन मैंने कहा था एक आंसर बेटा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स भी होगा, और वो आंसर क्या है, तो इसका इतना सा आंसर है बेटा टू फाइंड आउट आर रियल इनकम, टू फाइंड आउट आर रियल इनकम। हमारी रियल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम डेप्रीशिएशन को अगेन प्लस करते हैं। तो आई होप बेटा आज की वीडियो में आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया। तो अब तक हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक क्विक समरी बता देता हूँ इस चैप्टर की। समरी इतनी सी है, कैपिटल बस्टिंग जो टॉपिक है इट इज़ नथिंग, कैपिटल बस्टिंग टॉपिक इट इज़ ए टेक्निक। जो टेक्निक बेटा किसको रेफर करती है, मैंने कहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस पूरे चैप्टर में मात्र ये डिसीजन लेना है कि पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करके चलें, और इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कंपनी अपना जो पैसा इन्वेस्ट करेगी या तो मशीन्स में करेगी या प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन में आपको 2 ही वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, या तो मशीन्स या फिर प्रोजेक्ट। फिर हमने 2 वर्डों पर एम्फेसाइज किया, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होता, इट्स नंबर 1 इज कैश इनफ्लो, नंबर 2 इज कैश आउटफ्लो। सर कैश इनफ्लो क्या होता है, इनका मतलब आना, जिस मशीन की जितने साल लाइफ होगी वो उतने साल आपको पैसा कमा के देगी, और हर साल आपकी इनकम क्या होगी बेटा डिफरेंट होगी, क्योंकि किसी भी कंपनी की किसी भी बिजनेस की हर साल की इनकम सेम नहीं हो सकती, इसलिए आपको एवरी ईयर इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूट करते हैं आपको रट गया, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर अगेन डेप्रीशिएशन को प्लस करना है। ये है कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन। और लॉजिक इज व्हाट, व्हाई वी सब्ट्रैक्टेड डेप्रीशिएशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड व्हाई वी एडेड अगेन डेप्रीशिएशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो लॉजिक क्या है बेटा इसके पीछे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। माइनस करने का लॉजिक है टैक्स को बचाना, टैक्स की सेविंग, और प्लस करने के 2 आंसर हैं। इट इज़ ए नॉन कैश आइटम, जिस चीज़ का तुमने पेमेंट ही नहीं किया उसको वापस से जोड़ो, वो भी आपकी इनकम का पार्ट है, क्योंकि आपकी अल्टीमेटली आपका जो कैश का बैलेंस है वो आपके अकाउंट से कम नहीं हुआ। और दूसरा आंसर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, टू फाइंड आउट आर रियल इनकम। हमारी रियल इनकम यदि हमें जाननी है कि हमने एक साल में नेट पैसा कितना कमाया, तो हम डेप्रीशिएशन को वापस से ऐड बैक करते हैं। तो ये था बेटा लॉजिक। आई होप आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और आगे नेक्स्ट क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके लिए लेके आऊँगा। उस कैलकुलेशन का नाम होगा कैश आउटफ्लो, और उसके बाद बेटा हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और वो है मेथड्स। कितने मेथड्स हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा। बहुत स्लो लेवल पे लेके हम लोग चल रहे हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन आप करके चल रहे हैं, और मैं आपसे सबसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, यदि आपने इन वीडियोस को देख के बेटा प्रॉपर नोट्स बनाए, तो ये मेरी गारंटी है आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आराम से अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे एग्जाम में 90+। बस काम कितना सा करना है, यू हैव टू मेंटेन योर नोट्स इन ए सिस्टमैटिक वे, एंड
उनको भी रेगुलर आपको प्रैक्टिसाइज भी करना है, नोट्स को भी पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हम जो बेटा आपकी इतनी सी मेहनत कर रहे हैं, हमें बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे एफएम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनको भी फ़ायदा मिले। और नॉलेज बेटा देने से ही इंक्रीज़ होती है। कभी नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपने पास रख लिया तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं होगी। हाँ, मनी के बारे में कह सकते हैं, लेकिन नॉलेज बिल्कुल डिफर चीज़ है। जितनी आप इसको लोगों के साथ शेयर करोगे, आपको भी उतना फ़ायदा मिलेगा, आपकी नॉलेज उतनी इंक्रीज़ होगी, आपकी नॉलेज उतनी इन्हेंस होगी। तो आई होप आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल।